हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे एनसीईआरटी सीरीज़ में, जिसमें हम क्लास 11th की पॉलिटी की एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो उसमें हमने अपनी इस सीरीज़ में हमने अपना चैप्टर 1 कवर कर लिया है। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक होगा हमारे राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसमें सारे राइट्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली बात करें तो फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इफ़ यू मूव फॉरवर्ड, हम बात कर लेते हैं कि ओवरव्यूज़ में क्या पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये राइट्स जो होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ओनली अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इससे हमें क्या, हमने जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 1 में, जिसमें हमने पढ़ा था फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है। पहला फंक्शन पढ़ा था कि एस्पिरेशन एंड गोल्स को फुलफिल करता है। दूसरा, लिमिटेशंस होती है गवर्नमेंट पे। अथॉरिटी किसके पास होती है, हु इलेक्ट द गवर्नमेंट, व्हाट अथॉरिटी द स्टेट इज प्लेड। तो ये हमने सारे क्वेश्चंस पढ़े। तो इसमें जो हमने सेकेंड या थर्ड इसका फंक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। जो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट है, ये बेसिकली कौन लिमिट करता है। अगर लिमिटेशन की बात करें, देर आर मैनी आर्टिकल्स रिलेटेड टू द लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, बट देर इज़ अ राइट ऑफ द सिटीजन्स हु लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू। अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स अगर हम देखें, तो केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इटसेल्फ कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट माना गया है। जिसमें हम जब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो द सुप्रीम कोर्ट है, वो टाइम टू टाइम द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की सेंस को, हॉरिजन को ब्रॉडन करती है। तो इससे हमें पता चल रहा है जो लिमिटेशंस पुट ऑन हो रही है, तो यहाँ पर हमें सिटीजन्स को कुछ ड्यूटीज़ दी जाती हैं और कुछ राइट्स दिए जाते हैं। तो ये जो राइट्स होते हैं ना, बेसिकली गवर्नमेंट को लिमिट करते हैं। और ये जो लिमिट होती है, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स लीगल राइट्स से कैसे डिफरेंट है। तो वेरियस फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से हैं और ये राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इसको प्रोटेक्ट करते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल एंड अनफोर्सेबल इन नेचर, एंड देयर इज अ गारंटर टू प्रोटेक्ट दिस राइट, विच इज आर सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए रोल ऑफ जुडिशरी पढ़ेंगे, प्रोटेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग दिस राइट। इंटरप्रिटेशन में हमें पता है कि जुडिशरी का जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू जुडिशरी इंटरप्रेट करती है बिल्स को, जो पार्लियामेंट ड्राफ्ट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को, द आर्टिकल्स को। इसी में हम आर्टिकल 21 पे चर्चा करें, जब हमें पता चलेगा कि 21 जो प्रोटेक्शन देता है लाइफ का, उसमें हमें ये जो 21 है, ये लाइफ का कितना ब्रॉडर सेंस जुडिशरी ने हमें बताया कि आर्टिकल 21 बेसिकली है क्या। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे, जो वेलफेयरिज्म का अप्रोच लेके चलती है कि कैसे वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारे इतने व्यूज़ को कवर करेंगे। और इसमें हमें जैसे कि पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में एनलिस्टेड है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये तो पता है। और वहीं पे बात करें, पार्ट 4 में हमारे डीपीएसपीज देखने को मिलते हैं। अगर इसकी आर्टिकल्स की बात करें, डीपीएसपी जो हमारा 36 से लेकर 51 के बीच में है। ठीक है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स की बात करें, जो हमारा 12 से लेकर 35 के बीच में है। यहाँ पर हमारे 32 तक है बेसिकली, और 33, 34 एंड 35 एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट्स है। ये बेसिकली हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट्स में। तो ये हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 का पार्ट है। इससे पहले हम बात कर लें कि पार्ट 2 का और पार्ट 1 का पार्ट क्या है। पार्ट 1 का, तो इसमें पार्ट 2 में हमें सिटीजनशिप पता चलता है, जो हमने पहले ही क्लासेस में चर्चा कर रहे हैं हम। एनसीईआरटी की सीरीज जो हमारी सब चल रही है, सिटीजनशिप की बात होती है। फिर इसमें हमारा इंडिया, दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट। बेसिकली इसमें हमें पता चलता है कि इंडिया क्या है। इसमें हमें आर्टिकल 1 से 4 के बीच में पता चलता है। इसमें हमें 5 से 11 के बीच में पूरी कहानी पता चलती है। तो ये हमारा सारा डिटेल देख लिया कि हमने पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलता है, पार्ट 4 में हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी देखने को मिलती है। तो इतना हमें इसमें याद रखना है। ठीक है, फिर यूज़फुल देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमारा जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 है, जिसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम फीचर्स जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, वो सब हमें इसमें पढ़ना पड़ता है।
साथ ही साथ अगर हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें कि हमारा ये चैप्टर किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव को आपको पता है फंडामेंटल राइट्स इतना इंपॉर्टेंट कि हर साल यूपीएससी 2 से 3 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड पूछते हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो इसलिए आपको पता है एक ही टॉपिक आपको 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने का इतना एडवांटेज दे रहा है, तो आपको ये पढ़ना कंपलसरी हो जाता है, प्रायोरिटी टॉपिक हो जाएगी हमारी राइट्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट्स, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट्स को जान क्यों, बेसिकली हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट्स दिए हैं, लेकिन राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है? एक आम आदमी को, मैंगो पीपल को तो पता होना चाहिए ना कि उनको ये राइट्स मिले और उस राइट्स को यूटिलाइज कैसे करना है, उस राइट्स के अगेंस्ट जो उनका वायलेशन, जो अब्रिजमेंट देखने को मिल रहा है उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की प्रोविजंस है, PILs के थ्रू कैसे प्रोविजंस दिए जाते हैं तो प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। तो ये सारे हमें पता है। तो इससे पहले हमें पता होगा कि राइट्स की बेस स्पिरिट क्या है, ये राइट हमें क्यों दिया गया है और ये राइट कैसे हमारी लीगल राइट से डिफरेंट है। फंडामेंटल आर वाई वी कॉल फंडामेंटल। मैंने आपसे NCERT की सीरीज़ में आपसे मैं बहुत इस पर चर्चा भी कर रही हूँ कि फंडामेंटल को हम फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं, लीगल राइट से कैसे डिफरेंट है। और बेसिकली अवेयरनेस होनी चाहिए सिटीजन्स को। इंडिया दैट इज़ अ डाइवर्स कंट्री, यहाँ पर आपको लिटरेट सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के ग्रुप्स मिलेंगे जहाँ पर आधे लोगों को पता ही नहीं, ट्राइबल्स पॉपुलेशन, SC ST पॉपुलेशन है जिनको फुली अपने राइट्स को के बारे में पता ही नहीं। तभी तो NCERT स्कूल लेवल से ही राइट्स की अवेयरनेस फैलाने लगती है कि सिटीजन्स को पता चले कि उनके राइट्स क्या है, जिससे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक फुली एंड एफिशिएंट वे में रन करने में मदद कर सके और अपने उनके पावर्स को लिमिट कर सके। तो ये हमने देखा। तो इसमें हमें 2 केस स्टडी देखने को मिली है कि कैसे हमें पता होना चाहिए कि वाई राइट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो अगर बात करें व्हाट इज राइट, अगर मैं व्हाट इज राइट की डेफिनेशन बताऊं आपको, तो राइट्स आर लीगल क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट और टूवर्ड्स द स्टेट। ठीक है, अगेंस्ट और टूवर्ड्स, अगेंस्ट सब आ जाएगा तो वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट्स आर द लीगल क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, ओके, टूवर्ड्स द स्टेट, अगेंस्ट द स्टेट। तो ये हमारे राइट्स हो जाते हैं। राइट्स एक लीगल क्लेम्स है, लीगल क्लेम्स है सिटीजन का, उनको ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे 2 केस स्टडीज देखने को मिलेगी, जिस केस स्टडी से हमें पता चल जाएगा वाई the importance of right is being enshrined in the constitution। तो 1982 की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक ऐसे केस स्टडी है कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था एशियन गेम्स को लेके। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने फ्यू कॉन्ट्रैक्टर्स को एंगेज किया। ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का सिस्टम यूज़ करके गवर्नमेंट ने सब कॉन्ट्रैक्टर्स को, कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि एशियन गेम्स का चलने वाला है गेम्स, तो आप उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बेसिकली करना था। तो कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ वेरी पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पार्ट बना लिया कि ये हमारा फ्लाईओवर एंड स्टेडियम्स को कंप्लीट करके दें। ठीक है, ये वर्कर्स जो थे पुअर वर्कर्स थे, वर केप्ट इन पुअर वर्किंग कंडीशन। अब यहाँ से हमारे एक ये वायलेशन ऑफ राइट्स मिल रहा है कि इनको पुअर वर्किंग कंडीशन में रखा गया, इनको पेड लेस देन द मिनिमम वेज जितना गवर्नमेंट ने बता रखा है उससे भी कम दिया जा रहा था, और ये जो गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइडेड था। तो इसमें हमें 2 इश्यूज एमर्ज होके आए इससे कि ये तो पुअर वर्किंग कंडीशंस में रह रहे थे, ऊपर से इनको लेस मिनिमम वेज से भी लेस वेज मिल रहा था। तो अब इसमें हमें कैसे पता चल रहा है कि राइट्स आर इम्पॉर्टेंट, जब वर्कर्स को पता ही नहीं था कि मिनिमम वेज है कितनी, गवर्नमेंट ने कितनी मिनिमम वेज का लिमिट लगा रखा है, उनको पता नहीं था। तो वो उनको वैसे भी पुअर थे, उनको कैसे भी करके लेना था। ऊपर से उनको ये भी नहीं पता था कि पुअर वर्किंग कंडीशन अगेंस्ट द और वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21। तो ये सब उनको पता नहीं था। तो ये सब अगर पता होता तो वो आवाज़ उठा सकते थे, वो लीगली जा सकते थे। तो ये हमें पता चलता है कि कैसे हमारा सिटीजन्स का वायलेशन होता है, सिटीजन्स का ही द फंडामेंटल राइट्स, उन्हीं के राइट्स को कैसे कटेल किया जाता है, ब्रिज किया जाता है, अल्ट्रा वाइट्स किया जाता है। फिर यहाँ पे अ टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट, तो यहाँ पर स्टडी द पुअर वर्किंग कंडीशन। ठीक है, उन्होंने ये यहाँ पर एशियन गेम्स में जो कंस्ट्रक्शन चला था वहाँ के कुछ जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने वर्किंग कंडीशन को देखा था, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाल दी, PIL के थ्रू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू डाल दी। ठीक है, तो आर्ग्यू दैट एम्प्लॉइंग पर्सन वर्क लेस देन द मिनिमम
मिनिमम वेज उनको कम मिल रहा था। बेसिकली ये बेगार और फोर्स लेबर की तरह काम कर रहे थे। इनका वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो रहा था, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बेसिकली इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। कोर्ट एक्सेप्टेड द प्ली एंड डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू एंश्योर द थाउजेंड ऑफ वर्कर्स गेट प्रिस्क्राइब वेज एंड देयर वर्क कंडीशन गेट बी सॉल्व। ओके, तो ये हमारा पता है कि कैसे PIL के अगेंस्ट सोशल साइंटिस्ट ने लिटिगेशंस डाली, पिटिशंस डाली, और कैसे द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का कैसे वो राइट को यूटिलाइज किया गया। ये फर्स्ट केस हमने हमारी केस स्टडी देखने को मिली। आप इस केस स्टडी को अपने एथिक्स के पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने GS2 के पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा केस सेकंड आता है, जिस केस में हम पढ़ते एक माइकल ललुंग करके एक इंसान थे, माइकल ललुंग, जो कि 23 ईयर्स के थे व्हेन ही वाज अरेस्टेड। जब वो अरेस्ट हुए थे वो 23 ईयर्स के थे। ठीक है, फिर रेजिडेंट ऑफ द चेनुरी विलेज ऑफ मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम के थे। ठीक है, माइकल वाज चेंज कॉजिंग ऑफ ग्रीवांस इंजरी, बेसिकली उन्होंने किसी को चोट पहुंचा दी थी तो उनके लिए उनको जेल हो गई थी। अब आप समझ, जब किसी को इंजरी पहुंचाते हैं तो कम से कम 2 से 3 साल की सजा मिलती है उनको इंजरी के लिए। तो उसमें क्या हुआ, बट जब उनको अरेस्ट किया गया तो पता चला वो मेंटली अनफिट है, मेंटली अनस्टेबल है ये। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ट्रायल ही नहीं हो पाया क्योंकि वो मेंटली अनफिट थे, तो उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया बेसिकली कि ट्रीटमेंट के बाद उनका ट्रायल होगा। ठीक है, और ये जो ट्रीटमेंट की चला था वो इनके जेल के ये ट्रायल से बियॉन्ड था, मतलब मेंटली अनस्टेबल माना गया, तो उनको कोर्ट के थ्रू उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया कि आफ्टर द ट्रीटमेंट दे विल कंटिन्यू द ट्रायल। तो इसमें क्या हुआ, माइकल वॉज ट्रीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, वो मिकेल वॉज ट्रीटेड सक्सेसफुली हो गया। डॉक्टर्स ने जो कि उनकी इलाज करे थे, उन्होंने 2 बार जेल वालों को, अथॉरिटी को लेटर्स लिखा कि ही वॉज फिट स्टैंड टू फॉर द ट्रायल। जब तक उनका ट्रायल नहीं होता, जो उन्होंने इंजरी पहुंचाई थी किसी को, उनका वो जेल की पनिशमेंट खत्म ही नहीं होती। डॉक्टर ने जेलर को 2 से 3 बार लेटर्स लिखे, फिर भी बट नो वन पेड अटेंशन, कोई अटेंशन ही पेड नहीं किया। फिर क्या हुआ, ललुंग रिमेन जुडिशियल कस्टडी में ही वो रह गए। मिकेल वॉज रिलीज इन जुलाई 2005 में वो रिलीज हुए। जब वो रिलीज हुए वो 77 साल के थे, मीन्स जब वो अरेस्ट हुए थे तो वो 23 साल के थे, और जब वो रिलीज हुए तो 77 साल के थे। तो इससे आपको पता चल रहा है कि कैसे इनजस्टिस हो रहा है। मतलब वो ही स्पेंड 54 ईयर्स अंडर कस्टडी, उनका कोई ट्रायल भी नहीं हुआ, फिर भी वो जुडिशियल कस्टडी में 54 ईयर्स तक रहे। तो यहाँ पर आपको इन एफिशिएंसी ऑफ द जुडिशियल द वर्किंग ऑफिसर्स दिख रहा है, सिविल सर्वेंट्स की इन एफिशिएंसी दिख रही है। यहाँ पर आपको करप्शन दिख रहा है कि कैसे डॉक्टर के लेटर्स के बावजूद भी उस पर कोई अटेंशन नहीं दिया गया। तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि कैसे हमारे राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, और उनको तो नहीं पता था उस समय कि उनके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। तो फिर आगे क्या हुआ, फिर ही वॉज फ्रीड व्हेन द, अब ये फ्रीड कब हुआ, यहाँ पर कहानी और इंटरेस्टिंग है। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने, जेलर ने उस लेटर पे नोटिस किया, उन्होंने तब तक नोटिस नहीं किया जब तक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इंटरवीन नहीं किया इंस्पेक्शन फॉर द अंडर ट्रायल इन द स्टेट। तो ये सारी बात है जिससे हमें पता चलता है कि केस स्टडी से कैसे हमें पता चल रहा है कि हाउ आवर राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स अगर देखा जाए तो इसमें ये 23 साल की उम्र में अरेस्ट हुए थे, 77 साल की उम्र में रिलीज हुए, 54 ईयर्स तक इन्होंने जेल में बिताया। इनकी जो यूथ की एज थी, जो यूथ का इनका एज था, वो तो पूरा ही डिस्ट्रॉयड हो गया। ये कोई इफेक्टिव काम नहीं कर पाया, अपना यूथ को यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो बेसिकली इसी को तो फिर यूथ स्किल डेवलपमेंट का क्या ही पता जब राइट्स ही नहीं मिल रहे उनको प्रॉपर। तो ये एक सटायर दे देता है। ठीक है, माइकल्स एंटायर लाइफ वॉज वेस्टेड बिकॉज एज अ प्रॉपर ट्रायल, उनकी सारी लाइफ वेस्ट हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरी सिटीजन, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि कौन सा राइट इनका वायलेट हुआ था। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है अंडर आर्टिकल 21। दिस मीन्स एवरी सिटीजन मस्ट हैव द राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। तो ये जो हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में यहाँ इसी के अंदर हमें मिलता है एवरी सिटीजन हैव द राइट टू स्पीडी एंड फेयर ट्रायल्स की बात होती है। ठीक है, अगर बात करें तो मिकेल का यही राइट उनका वायलेट हुआ था। बिकॉज शो दैट व्हाट हैपन राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन प्रैक्टिस।
तो ये हमें बताया जाता है कि जो रिटन थ्योरी है वो बेसिकली वो प्रैक्टिस में नहीं आई, वो प्रैक्टिकल कभी बन ही नहीं पाई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इतने इतने डाइवर्सिफाइड राइट्स दिए हैं, इतने इंपॉर्टेंट राइट्स दिए, तब भी वो प्रैक्टिस में नहीं आ पा रही है। अगर वही हम अनटचेबिलिटी की बात करें, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में पूरी टोटली कर दी गई है, बट स्टिल इंडिया में प्रेवलेंट है। ग्रास रूट लेवल पे देखेंगे आप, बैकवर्ड एरियाज में देखेंगे कितनी अनटचेबिलिटी स्टिल प्रेवलेंट है। तो यहीं पे बात करते हैं। तो इसमें हमें फर्स्ट इंस्टेंस में बात करें, जो हमारी पहली केस स्टडी थी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वाली, उसमें पता चला कि ये जो चैलेंज कोर्ट को दिया गया, रिजल्ट वर्कर्स कुड गेट द ड्यू रिमेन इन द फॉर्म ऑफ द राइटफुल वेजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी ऑफ द राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंश्योर जस्टिस टू दिस वर्कर। तो इनका पहले केस में तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इनका वायलेट हो रहा था, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस में उनको कैसे जुडिशियल गारंटी मिली, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिली। अब हम आते हैं बिल ऑफ राइट्स पे। हमने देख लिया वाई राइट्स आर इम्पॉर्टेंट थ्रू द 2 केस स्टडीज। अब हम देखेंगे बिल ऑफ राइट्स, मतलब ये राइट्स का ओरिजिन पॉइंट कहाँ से, ये राइट्स कहाँ से आए। तो अभी आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा होगा द प्रोविजन अडॉप्टेड फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन हमारा यूएसए से लिया गया है। तो यूएसए में जो बिल ऑफ राइट्स का प्रोविजन हमारा सबसे पहले यूएसए में स्टार्ट हुआ, जो यूएसए ने स्टार्ट किया था फंडामेंटल राइट्स देना अपने सिटीजन्स को। तो वहीं से हमारे फाउंडिंग फादर्स ने प्रोविजंस अडॉप्टेड किया था विद द प्रॉपर मॉडिफिकेशन विद द स्पिरिट ऑफ इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो बिल ऑफ राइट्स है ना, ये बेसिकली यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का टाइटल है। जिस वो बुक में एक बुक है जिसमें वो राइट्स मेंशन्ड है, उसका हेडिंग है हमारा बिल ऑफ राइट्स। ये तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था यूएसए का, उसमें जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स हुए थे, 1 से लेकर जो 10 अमेंडमेंट्स हुए थे, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके पूरे जो 1 से लेकर 10 अमेंडमेंट्स थे, वो सारे के सारे बिल ऑफ राइट्स में ही थे, मतलब वही फंडामेंटल राइट्स थे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, जो इनके फर्स्ट से लेकर 10th अमेंडमेंट्स थे, वो सबको एज इट इज फंडामेंटल राइट्स के रूप में ले लिया। तो जो हमारे यूएसए का बिल ऑफ राइट्स का प्रोविजन था 1 से लेकर 10 तक के जितने भी उन्होंने अमेंडमेंट्स किए, वो सारे बिल ऑफ राइट्स के प्रोविजंस में गए, जो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स थे। और वही जो 1 से लेकर 10 तक के प्रोविजंस इंडिया ने अडॉप्ट किए, तो एज अ फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट किए। तो बिल ऑफ राइट्स कुछ नहीं है, एक पूरा पेपर है जिसमें पूरे फंडामेंटल राइट्स, इंपॉर्टेंट राइट्स लिखे हुए हैं, उसका हेडिंग है हमारा बिल ऑफ राइट्स, अ लिस्ट ऑफ राइट्स बेसिकली। और यहाँ पर आप पहले भी पढ़ेंगे जो हमारे बिल ऑफ राइट्स का प्रोविजन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्ट हुआ था, ये जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ था 1789 के समय में। तो ये जो हमारे बिल ऑफ राइट्स हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो बिग बैंग थ्योरी हो जाती है एक तरह से इंडियन पॉलिटी के रूप में, जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के हिसाब के बाद ही हमारे ये बिल ऑफ राइट्स की बात स्टार्ट हुई, प्रोविजन स्टार्ट हुए थे, सारी कंट्री ने अडॉप्टेड करना स्टार्ट किया। तो इंडिविजुअल हैज सर्टेन राइट्स, बोथ एग्जाम्पल्स सोर्स इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग राइट, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस राइट। डेमोक्रेसी मस्ट एंश्योर दैट इंडिविजुअल हैव सर्टेन राइट्स, द गवर्नमेंट विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज दिस राइट। प्रैक्टिस इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज to the list of rights. List of rights is also known as Bill of Rights. Citizens in the Constitution itself. Such list of rights mentioned and protected by the Constitution is called Bill of Right. Basically एक list of right है, और वो list of right अगर Constitution इसको mention कर रहा है और protect कर रहा है, वही हमारा Bill of Rights कहलाएगा। Means list of rights से मैं क्या समझ रही हूँ यहाँ पर? For example मेरे घर में मुझे सामान लाना है, सामग्री की लिस्ट है मेरी, ठीक है, मुझे 1 2 3 4 ये लाने, तो ये मेरी लिस्ट ऑफ सामान हो गए, लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो गए विच आई नीड टू गेट इट। तो ये हमारी लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो गए। सेम यहाँ पर एक हेडिंग करके है लिस्ट ऑफ राइट्स। तो इसमें क्या हो गया, मुझे बोला गया कि मेरे राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्री ट्रायल, ये हमारे मेरे राइट्स हैं। और अगर ये लिस्ट ऑफ राइट्स हैं, ये राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में लिखे गए हैं और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा इसको प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, तो यही हमारे पूरे बन के हो जाएंगे बिल ऑफ राइट्स। इसी का नाम चेंज हो जाता है व्हेन
These list of rights are protected under Constitution and written under Constitution is known as Bill of Rights. I hope आप समझ पा रहे हैं Bill of Rights and List of Rights में क्या अंतर आ रहा है. तो आपको यहाँ से लेना है. List of Rights mentioned and protected by the Constitution is called Bill of Rights. ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है आपकी, तो आप इसको सर्कल करके आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं. अब बिल ऑफ राइट्स, Constitution is called a Bill of Rights prohibits government from thus acting against the right of the individual and should remedy in the case there is a violation of this Constitution. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अगर कोई गवर्नमेंट, स्टेट या प्राइवेट एंटिटी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो उसमें क्या है, हमें आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की प्रोविजन दिए गए, जिसमें हम डायरेक्ट, जो इसमें बताया गया कि फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल एंड जस्टिसिएबल. फंडामेंटल राइट्स आर, दो आपको इंपॉर्टेंट रखना है, एनफोर्सेबल है एंड जस्टिसिएबल है. मतलब अगर इसका वायलेशन होगा तो आप कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं इसको अपने फंडामेंटल राइट्स को रिट्रीव करने के लिए. तो ये हमारे आर्टिकल 32 में दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का प्रोविजन, जिसमें हीबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशियोसिटी और रिक्यूवरेंटो, ये सारे हम द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के प्रोविजंस पढ़ेंगे. और ये बेसिकली हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इस फंडामेंटल राइट्स को, बिल ऑफ राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, गारंटी करता है. और गारंटर कौन होता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. द जुडिशरी इज द गारंटर टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. और इसमें पूछ रहा है ये फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल. जो राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन किन लोगों से हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है? तो राइट्स ऑफ अ पर्सन में बी थ्रेटन बाय अनदर पर्सन. कोई हो सकता है कोई दूसरा पर्सन मेरे दूसरे पर्सन की राइट को थ्रेट कर रहा हो, कोई प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रहा हो. इन सच सिचुएशन इंडिविजुअल विल नीड टू प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, सो इट इज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट इज टू इम्प्लीमेंट सच अ राइट. ठीक है, सो इट इज नेसेसरी फॉर द government to bound to and protect the right of the individual. On the other hand, organs of the government, legislative, executive and bureaucracy in the course of the functioning may violate this right. अगर इसमें ये भी बोल रहा है कि प्राइवेट एंटिटी के थ्रू भी वायलेशन हो सकता है, किसी पर्सन के थ्रू भी वायलेशन हो सकता है. साथ ही साथ गवर्नमेंट भी तो हमारे राइट्स को वायलेट कर सकती है. तो हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे जाएंगे? तभी यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर हमें दिया गया है कि कैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है. और यहीं पे सेपरेशन ऑफ पावर हमें कैसे बताता है कि जुडिशरी आर फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट. तो यहाँ पर जो हमारे गवर्नमेंट अगर किसी सिटीजन की राइट को वायलेट करता है इन द फॉर्म ऑफ, अगर गवर्नमेंट ने कोई हमारा लेजिस्लेशन ला दिया जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स आर नॉट कॉम्प्रेंटिंग विद दैट प्रोविजन, तो उसमें हमारे जुडिशरी इंटरवेन कर सकते हैं अपने जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल मेंशन, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 12. फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स की स्पिरिट, विजन कहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल लीडर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट रियलाइज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स, डिमांडेड ब्रिटिश रूलर्स, मतलब उन्होंने अपने राइट्स को डिमांड किया. तो इसी से हमारे देखने को मिलता है मोतीलाल नेहरू कमेटी. मोतीलाल नेहरू कौन थे? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे मोतीलाल नेहरू. कमेटी उन्होंने बनाई जिसमें बिल ऑफ राइट्स एज फार एज 1928 के बीच में 1928 में इन्होंने बिल ऑफ राइट्स का ऐसा लिस्ट तैयार कर लिया था मोतीलाल जी ने. ठीक है, इट वॉज देयरफॉर नेचुरल दैट व्हेन इंडिया बिकम, तो जब 1928 में ही ये बिल ऑफ राइट्स ला दिए गए थे एज अ फॉर्म टू इम्प्लीमेंट बाय द ब्रिटिशर्स, अगर 1928 में ही लाया जाए तो ये तो बहुत नेचुरल हो जाता है ना कि हमें इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल्स के फादर्स को याद रखें, उनके कंट्रीब्यूशन को याद रखें और उनके क्या क्या डिमांड्स थे उनको फ्री इंडिया में लेके आए. इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड एंड देयरफॉर नो टू ओपिनियन. और यहाँ पर जब जैसे हमने पढ़ा चैप्टर 1 में कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो भी आर्टिकल्स, जो भी बिल्स आए थे उसमें बहुत डिटेल डेलिब्रेशन डिबेट एंड स्क्रूटनी की गई थी. लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसमें बहुत ही सहमति से मेजॉरिटी
से एग्री किया गया था, जिसमें हमने पहले पढ़ा था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का प्रोविज़न, जिसमें हमने पढ़ा था कि हर एक इंसान को वोटिंग का अधिकार है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को कंप्लाई कर रहा है। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जो कि हमारे स्ट्रगल के समय से ही सहमति से चल रहे थे। तो इसी में हमारा टू ओपिनियन नहीं आएगा, इसमें इंक्लूजन आया कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। देयर इज नीड टू बी सम लिस्ट ऑफ राइट विच प्रोटेक्ट द सिटीजन फ्रॉम द गवर्नमेंट आर्बिट्ररी एक्शंस। ठीक है, तो इसी में स्पेशली प्रोटेक्टेड कॉल फंडामेंटल राइट्स। तो यहीं पे हमारा थे कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्टेड द राइट्स दैट वुड स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल्ड द फंडामेंटल राइट। हम फंडामेंटल, मैंने आपको पहले ही बताया कि फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर द वर्ड फंडामेंटल सजेस्ट दैट दीज राइट आर सो इम्पॉर्टेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेटली लिस्टेड दैम एंड मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर प्रोटेक्शन। सी, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल। These rights are so important that the Constitution has separately listed them and made special provision for their protection. These fundamental rights are so important that the Constitution itself ensures that they are not violated by the government. सेम मैंने बोला ना आपको, बिल ऑफ राइट्स का मतलब क्या हो जाता है, लिस्ट ऑफ राइट्स विच इज प्रोटेक्टेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैनर मेंशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेम वही हो जाता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। बिल ऑफ राइट्स इज सेम एज फंडामेंटल राइट्स। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, इंडिया में फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट जाता है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको सेपरेटली रखा है और इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं टू प्रोटेक्ट दिस फ्रॉम द गवर्नमेंट आर्बिट्ररी एक्शंस। देखिए हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, बात करें हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में देखिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वालिटी, फ्रीडम, कल्चरल एजुकेशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हम इसको लाइन से पढ़ेंगे कुछ यहाँ पर। अभी हम यहाँ देख लेंगे फंडामेंटल राइट्स का इंपॉर्टेंट देख लिया। अब इसको हम देखेंगे हाउ फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम लीगल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर अवेलेबल राइट्स। Ordinary legal rights are protected and enforced by the ordinary law. Fundamental rights are protected and guaranteed by the constitution of the country. मीन जो लीगल राइट्स है वो ऑर्डिनरी लॉज के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है, इनको ईजिली मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई स्पेशल काइंड ऑफ मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती है फॉर द अमेंडमेंट्स। बट फंडामेंटल राइट्स आर स्पेशल प्रोविजन विच इज़ गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और वहाँ पर इजीली कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती है, उनको मॉडिफाई करने के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ मेजॉरिटी की अवेलेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है ऑर्डिनरी राइट्स में भी चेंज बाय लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ। मैंने आपको बात की ना, अमेंडमेंट कोई स्पेशल मेजॉरिटी से नहीं, डायरेक्ट सिंपल से भी हो सकती है। बट फंडामेंटल राइट्स आर ओनली बी चेंज बाय द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। आप फंडामेंटल राइट्स के एक प्रोविजन को चेंज करेंगे ना, तो आप एक प्रोविजन को चेंज करने के चक्कर में क्या होगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करना पड़ जाएगा। तभी हमारे केशवानंद भारती केस में राइट टू प्रॉपर्टी का जो इतना बहस चला, जहाँ से गोलकनाथ से स्टार्ट होके किशनगिरी प्रसाद फिर केशवानंद भारती केस तक पूरी ये कहानी चली, तो उससे पता चल रहा है कि कैसे एक राइट टू प्रॉपर्टी हटाने के लिए पूरी ये कहानी सीरीज ऑफ कहानी चली, जिससे पता चला कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे लीगल एंड ऑर्डिनरी लीगल और ऑर्डिनरी राइट्स में क्या अंतर है, फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर है। Constitution. Besides this, no organ of the government can act in a manner that violate them. Of course, it is justiciable and enforceable in the Constitution. अगर कोई भी private entity, even the state, अगर इसको violate करने का violate करती है, तो judiciary will act against them and declare their bill or legislature as ultra vires. As we shall study below, यहाँ पर हमें judiciary को special powers and responsibility मिली गई है in the form of judicial review. तो यहाँ पर हमारा बिल ऑफ राइट्स इन द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका की हमने पहले चैप्टर में भी बात की थी। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या। हमें पता है साउथ अफ्रीका में जो स्ट्रगल चल रही थी अपार्थीड्स के अगेंस्ट चली थी, जो वाइट एंड ब्लैक के अगेंस्ट जो उनका रेस डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उनके अगेंस्ट थी। तो अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन इनोग्रेट हुई थी दिसंबर 1996 में। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका फेस्ड सिविल वॉर, डिसोल्यूशन, अपार्थीड गवर्नमेंट।
ठीक है, रेस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में हो रहा था। बिल ऑफ राइट्स एंड कॉर्नर सोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, फॉरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, जेंडर, pregnancy, material status, ethnic, social, religious, color, disability, religion, consciousness, belief, culture and birth. It grants perhaps the extreme range of, उन्होंने इतनी extensive range of बिल ऑफ राइट्स उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में लाए। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एनफोर्स द राइट्स एंश्राइन द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स लाएगा जो ये राइट्स को प्रोटेक्ट करें। और ये सम राइट्स इंक्लूड इन द, ये साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें ये कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड किए गए हैं, बिल ऑफ राइट्स इंक्लूड किए गए, जिसमें हमारा राइट टू डिग्निटी है, राइट टू प्राइवेसी। ऐसी अभी हमारा रिसेंटली पुट्टा स्वामी केस चला था जिसमें हमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए कि अंडर आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी ऑल्सो मैंशन, ठीक है। तो यहाँ पर राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिसेस है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट है, एडुकेट हाउसिंग है। ये जो हमारे सारे ये दिख रहे हैं ना, ये हमारे आर्टिकल 21 में एक्सप्लिसिटली मैंशनड है। सिक्योरिटी है, ड्रिंकिंग वाटर है, चाइल्ड राइट है, बेसिक हायर एजुकेशन की बात हो रही है, कल्चरल रिलीजियस हार्मनी एंड कम्युनिटीज़ की बात हो रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है जो हमारे 2005 में लाया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन का प्रोविजन। अब हमारा फर्स्ट फंडामेंटल स्टार्ट होता है, फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी हम आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में पढ़ेंगे। तो 14 से लेकर 18 के बीच में हमारे साथ राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। आपको राइट टू इक्वालिटी इन द टर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है यहाँ पर कि किनको क्या क्या अपॉर्चुनिटी दी गई है, ठीक है। तो इसमें हम सब पढ़ेंगे। यहाँ पर 2 सिचुएशंस बताए गए हैं जहाँ पर डू यू थिंक दैट वायलेट द फंडामेंटल राइट, इसमें हमें बताया गया कि व्हाट बट सिमिलर डू वी कैन हैपन, और अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हमें क्या, और हमें ये भी बताना कौन से राइट्स यहाँ पर वायलेट हो रहे हैं। सुदेश कुमार विजिटिंग हिज विलेज, ठीक है, अपने विलेज अपने गए घूमने, बाय हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ गए थे। उन्होंने सोचा कि एक टी स्टॉल पे चाय पीते, ठीक है, रोड पे, विलेज के रोड पे कोई टी स्टॉल लगा था, वहाँ चाय पीने बैठे। तो शॉपकीपर्स नो सुदेश कुमार एज आस्क्ड द नेम ऑफ हिज फ्रेंड। सुदेश कुमार का गांव था, ऑफकोर्स वहाँ के लोग उसको जानेंगे तो उनको जानते थे, लेकिन उनके दोस्त का नाम पूछा एंड उसकी कास्ट भी पूछी। तो आपको पता है गांव में नाम और उसके सरनेम से ही कास्ट पता चल जाती है, वो भी पूछी। तो शॉपकीपर जैसे उनको पता चला सुदेश इन नाइस मग, तो जैसे पता चला कि उनकी कास्ट लो है स्वदेश की दोस्त की, तो उन्होंने क्या किया, सुदेश को तो अच्छे कप में चाय दिया, लेकिन जो उनके फ्रेंड थे उनको अर्थिन कप में चाय दिया बिकॉज ही वॉज दलित। तो यहाँ पर पता चल रहा है कास्ट के बेस पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। तो इसी के अनटचेबिलिटी एंड इंडियन लाइफ हिस्ट्री A.K. सिंह के द्वारा लिखी गई किताब है, बहुत अच्छी किताब है। इसमें आपको पता चलता है कि कैसे ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी स्टार्ट हुआ, कैसे प्रैक्टिस होती है, कितने डिफरेंट काइंड ऑफ द फॉर्म ऑफ द अनटचेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए इक्वालिटी कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा एक पूरा NCERT में हमारा ये पूरा चार्ट था, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा एक समराइज वे में पूरा फंडामेंटल राइट्स देखने को मिला है। तो ये रहा हमारा राइट टू इक्वालिटी। तो यहाँ पर है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात हो रही है। तो ये हमारे अंडर आर्टिकल 14 में आ जाता है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, अंडर आर्टिकल 15। तो यहाँ पर हमें इक्वल एक्सेस टू शॉप, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स। बाथिंग घाट्स इसलिए क्योंकि जब अम्बेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे उनको पता था, आप उनका एक महार स्ट्रगल के बारे में भी सुनेंगे स्पेक्ट्रम में, जिसमें उन्होंने बेसिकली एक तालाब से पानी पिया था। तो इससे पता चल रहा है जो कम्युनिटी के तालाब होते थे मेन कम्युनिटी के, जिसमें हाईली सो कोल्ड कास्ट के लोग रहते थे, उनको वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर अलाउड नहीं था। उनका सेपरेट वॉल होता, उनका सेपरेट वॉल्स होते थे, उनके सेपरेट बाथिंग घाट्स होते थे, इसलिए उन्होंने इक्वल एक्सेस दिया ऑल द सिटीजन्स को। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 की बात है, आपको रिजर्वेशन देखने को मिलती है गवर्नमेंट जॉब्स में, तो उसी का पार्ट है ये। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, कंप्लीट अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18 का पार्ट है। तो ये हमारे राइट टू इक्वालिटी हो गए। राइट टू फ्रीडम जो कि हमारा अंदर आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में आता है, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन एंड फ्रीली
टेरिटरी में आप कैसे फ्री मूवमेंट की बात हो रही है, डिज़ायर एंड सेटलमेंट की बात हो रही है, प्रोफेशन की प्रैक्टिस की बात हो रही है, तो सारे अंडर आर्टिकल 19 में आते हैं। प्रोटेक्शन इन द स्पेस ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस, अगर आपको केस स्टडी 2 याद करनी है जिसमें जुडिशियल कस्टडी डिले हो गई थी, तो उसी के समय में हमें बताया गया कैसे कन्विक्शन होगा ऑफेंस के लिए। आर्टिकल हमारा 20 में है ये। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21 में है। राइट टू एजुकेशन जो कि हमारा 21A में है, जो अमेंडमेंट के थ्रू आया था अंडर आर्टिकल 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और यहाँ पर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ सर्टन केसेस, तो प्रोटेक्शंस क्या क्या दिए गए जो अंडर आर्टिकल 22 में है। तो ये हमारा 19 से 22 के बीच में आ गया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात हुई जो हमारे केस स्टडी पढ़ा था, जिसमें हम 1 में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के में कैसे उनका वायलेशन हो रहा था। तो इसमें हमारा क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर की बात अगेंस्ट हुई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, फोर्स लेबर बैन है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन और हजार्डस वर्क इंडस्ट्रीज में चिल्ड्रन का वर्क नहीं प्रोहिबिट होंगे अंडर, जैसे कि बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्रीज हो गई, जो केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई जिसमें माइनर बच्चों को रख लिया जाता है वर्क में, वो भी राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है, जो कि हमारा आर्टिकल 23 से लेकर 24 के बीच में है। ये हमारा 23 है और ये वाला हमारा 24 है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कि आपको एक हार्मनी, एक ब्रदरहुड स्पिरिट को डेवलप करना ही पड़ेगा, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को तो डेवलप करना पड़ेगा कि कैसे वो हार्मनी में रह सके, यूनिटी में रह सके बिटवीन द डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर उनको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी दिया गया, क्योंकि आपको पता है इंडिया में रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की बात की आर्टिकल ये हमारे किस में आ जाता है, ये 25 में आ जाता है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर 26 में आ जाता है ये हमारा। फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन 27 में आ जाता है। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, वर्शिप एंड सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यह 28 में आ जाता है। जब आप कहते हैं ना कि इंडिया में तो इक्वालिटी ऑफ रिलीजन की बात होती है, तो इसमें आप देखते हैं कि पंजाबी लोग अपने साइड में कृपान पहनते हैं। तो कृपान का जो सिंबल है बेसिकली उनका रिलीजियस सिंबल है, वो हमारे अंडर आर्टिकल 28 के अंदर प्रोटेक्ट है, वो वायलेशन नहीं है, वो प्रोटेक्ट है। ठीक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, अभी आप एक और एनसीईआरटी में पढ़ेंगे एक और केस स्टडी। देखिए, जब हम व्हीकल चलाते हैं तो उस समय हमें बोला हेलमेट पहनना नेसेसरी है, लेकिन जब वो पंजाबी लोग होते हैं, जब वो टर्बन पहनते हैं, तो उस समय टर्बन के ऊपर तो हेलमेट नहीं पहन सकते, तो उनको वहाँ पर एक्सेप्शन दी जाती है। तो यही हमारा आर्टिकल 28 के में बात हो रही है, वर्शिप ऑफ सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और कैसे अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की बात है। उनका एक तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर हमें ये 2 एग्जाम्पल्स देखने को मिले। ये टर्बन वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स हो सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़, यहाँ पर आपको पता है प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेजेस की बात की गई है। अगर कल्चरल सिग्निफिकेंस की लैंग्वेज है तो उसकी प्रिजर्वेशन की बात की है अंडर आर्टिकल 29। ये राइट टू माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30 है। जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है हमारा 29 से लेकर 30 के बीच में आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी डायरेक्ट हमारा आर्टिकल 32 के अंदर है। तो 30 तक ये हो गए। 31, 33, 34 एंड 35 के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि एक्सेप्शंस है फंडामेंटल राइट्स की। मार्शल लॉज ये जो हम पढ़ते हैं वो सब है। तो हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में देखते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात क्या होती है कि लॉ के आइज में सारे पर्सन्स एक समान हैं, सब एक ही लेवल पे हैं, ये सब एक ही लेवल पे खड़े हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, कोई एक ऊपर नहीं है। जैसे ऐसे कोई नहीं है कि एक यहाँ पर है, एक की रैंकिंग यहाँ पर है, एक की यहाँ पर है, इसको ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे, इसको कम एडवांटेजेस मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ के आइज में सब समान है, से फ्लैट प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, तो यही इक्वालिटी बिफोर लॉ है। यहाँ पर कोई किसी को स्पेशल एडवांटेजेस नहीं मिलेगा, कोई डिसएडवांटेजेस नहीं मिलेगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हुई है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इससे आप क्या समझते हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारे यूके से ड्रिवन है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमारे यूएसए से ड्रिवन है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ।
कि फॉर एग्जांपल एक स्मॉल चाइल्ड है, उसके पापा पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, उसके पापा पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने बंदूक रख दी, लोडेड बंदूक रख दी घर पे। अब वो स्मॉल चाइल्ड को तो नहीं पता ना कि वो लोडेड बंदूक है, उसने चला दी और किसी का खून हो गया बेसिकली। तो क्या यहाँ पर लॉ इसको सेम, जो माइनर चाइल्ड है, तो उसको सेम पनिशमेंट देगा जो पनिशमेंट एक अडल्ट को मिलेगा। तो यहाँ पर इनको एक तरह से प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो यही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें हमारी एक बात हो जाती है, लाइक्स treated as likes but unlikes should not be treated as likes. Likes should be treated as like, जो सेम है उसको सेम तरह से देना चाहिए, लेकिन जो सेम नहीं है उसको सेम नजरिए से नहीं देखना चाहिए। जैसे कि ये बच्चा अडल्ट के रूप में सेम नहीं था, तो इसको हम सेम अडल्ट के नजरिए से नहीं देख सकते, मिस्टेकनली उनसे डैमेज हुआ अगर बात करें ह्यूमन लाइफ का। तो ये हमारा हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोहिबिशन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द रिलीजन ऑफ रेस, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। हमारा अंडर आर्टिकल 15 में हमने बात की है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर हमने बात कर ली शॉप्स, होटल्स, टैंक्स। अच्छा देखिए, यहाँ पर होटल्स की बात कर दी, तो यहाँ पर जो प्राइवेट होटल्स होते हैं उसमें एक अपना डिफरेंट कोड होता है, ठीक है, तो उनका प्राइवेट एंटिटी, तो वहाँ पर वो आपको जाने से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट लेके नहीं चलना है। यहाँ पर बेसिकली स्टेट के अगेंस्ट बात हो रही है कि स्टेट के पब्लिक एक्टिविटीज़ के एरियाज होते हैं, पब्लिक एरियाज, पब्लिक रिसोर्सेज पे इक्वल एक्सेस होगा, लेकिन जो प्राइवेट एंटिटीज़ का अपना हॉस्टल होता है, होटल्स होते हैं, शॉप्स होते हैं, उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वेल्थ। तो ये अपनी बात हो जाती है। जैसे कि कुछ किसी रेस्टोरेंट में एक ड्रेस कोड होता है कि इस ड्रेस कोड में आएंगे आप तभी आपको एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पर कोई ऐसा सच वो नहीं होगा कि आप मेरा प्रोहिबिशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ होटल कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16 में देखने को मिलेगा। इसमें आप देखेंगे अभी इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ SC/STs को मिलती है, आपको OBCs को मिलती है। अभी जो प्लेस ऑफ बर्थ के, प्लेस ऑफ रेजिडेंट के हिसाब से भी आपको स्पेशल ट्रीटमेंट को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको SC/ST के रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलेंगे, ओनली प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसमें ये हमारा एक ऐसा आर्टिकल जो कि अंडर आर्टिकल 17 है, जिसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन नहीं देखने को मिलेंगे। कंप्लीट अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात हुई है। अबोलिशन ऑफ टाइटल से आप क्या समझ रहे हैं? जैसे कि जब ये प्रिंसली स्टेट्स हटा के बेसिकली उनके सारे टेरिटरीज को इंडियन यूनियन में इमर्ज कर लिया गया था, उसके बाद जो उनके राजाज रह रहे थे, जो उनके सक्सेसर्स रह रहे थे, हेरिडिटरी पर्सन से, वो अपने नाम क्या राजा लगाते थे, महाराजा लगाते, राजा अधिकार लगाते थे, महाराज लगाते थे। तो ये जो आपके हेरिडिटरी टाइटल्स थे ना, इसको नहीं यूज़ कर सकते आप सिर्फ अपने एजुकेशनल एंड अचीवेबल टाइटल्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मिलिट्री टाइटल्स को यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशनल टाइटल को यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर बात सुने जो हमारे पद्मश्री के अवार्डीज़ होते हैं, पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री, तो बेसिकली ये जो है ना, ये टाइटल्स नहीं है, ये एक तरह से आपको अवार्ड दिया गया, ये आपकी एक अचीवमेंट्स है, बट ये नॉट कंसिडर एज अ टाइटल्स। तो आपको पहले बता दूँ, ये अबोलिशन ऑफ टाइटल्स में आप ऐसे लगा सकते हैं, पद्मश्री अवार्डी श्री मिस्टर एक्स, पद्म भूषण अवार्डी मिस्टर वाई, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। बट आप एजुकेशनल टाइटल यूज़ कर सकते हैं, आप मिलिट्री टाइटल यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जैसे मिलिट्री में आप कैप्टन होते हैं, विंग ऑफिसर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट्स होते हैं, और वहीं एजुकेशन में बात करें, डॉक्टर्स होते हैं, PhD होल्डर्स होते हैं, मास्टर्स ग्रेजुएट होते हैं। तो ये आप ये टाइटल्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि अंडर आर्टिकल 18 में है। तो ये हमारे राइट टू इक्वालिटी के सारे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के राइट्स हैं। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल। अब राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। राइट टू फ्रीडम हमने देख लिया 19 से लेके 22 के बीच में है, 19 से लेके 22 के तक है। तो राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो रही है। असेंबली
पीसेबली एंड पीसफुली में थोड़ा अंतर हो जाता है। पीसफुली मतलब विदाउट आर्म्स, पीसेबली मतलब विदाउट आर्म्स एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ वायलेशन, बट आप पीसफुली रह सकते हैं, ठीक है। फॉर्म ऑफ एसोसिएशन और यूनियन कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट यूनियन होता है, लेबर यूनियन होता है, ये आप फॉर्म कर सकते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, सी यहाँ पर ट्रैप हो सकता है कि मूवमेंट, फ्री मूवमेंट की बात की गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्री मूवमेंट के चक्कर में आप यूके जा रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे तो राइट टू फ्री मूवमेंट की बात हुई है, तो बस विद इन इंडियन टेरिटरी की बात हुई है, नॉट द आउटसाइड ऑफ इंडियन टेरिटरी। आप विद इन इंडिया टेरिटरी में कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट आउटसाइड नहीं जा सकते हैं। रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एनी पार्ट ऑफ द इंडिया में आप रिजाइड कर सकते हैं, रह सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन, कैरिंग एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, बस यहाँ पर आपको रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन की बात ऐसा नहीं आप टेररिस्ट बन जाए, ठीक है। तो टेररिस्ट कोई काइंड ऑफ प्रोफेशन नहीं, आपको एक तरह से राइट नहीं है आपको कि आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर लें और फिर बोले मेरे पास राइट टू ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन के अंडर आते हैं। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, आर्टिकल 19 के, जो कि आर्टिकल 19A में आर्टिकल 91 में A, B, C करके है, जितने हैं, तो आप इसे ऐसे याद करते हैं, सैम रिजाइड्स इन पोलैंड, ऐसे करके ये आपका एक निमोनिक है, तो इससे आप आर्टिकल 19 के सारे सब पार्ट्स याद कर सकते हैं, सब क्लॉज याद कर सकते हैं। सैम, एस से हो जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से क्या हो जाएगा हमारा असेंबली, फिर ए से हो जाएगा एसोसिएशन। अब देखिए यहाँ पर 3 लेटर सेम है, असेंबली और एसोसिएशन में स्टार्टिंग के 3 लेटर, आपको 4th लेटर देखना है, 4th में ई है और ओ है, तो डिक्शनरी में ई पहले आता है, तो असेंबली पहले आएगा एंड एसोसिएशन बाद में आएगा। एम फॉर मूवमेंट की बात हो रही है, तो मूवमेंट आएगा। रिजाइड्स में आपको पता ही है, सेटल एंड रिजाइड इन पोलैंड में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, पी फॉर पोलैंड, पी फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रोफेशन से हो जाएगा आपका। तो आप ऐसे सैम रिजाइड इन पोलैंड, तो ये हमारे सारे आर्टिकल 1 सब क्लॉज ABCD करके हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस, कि आपने कोई ऑफेंस को कमिट किया, तो उसमें आपको कौन कौन से प्रोटेक्शन है, कि आपको जैसे प्रोटेक्शन है कि आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे लाना है, के सामने लाना है, एक्सक्लूडिंग द ट्रैवल टाइम, और साथ ही साथ आपको फ्री एंड फेयर जुडिशियल ट्रायल्स को मिलेगी आपको। अगर आप वेल्दी नहीं है तो आपको उसी के अंडर आपको एक पब्लिक लॉयर दिया जाएगा, ठीक है, आपको लीगल एडवाइस दी जाएगी, बेसिकली ये आपका सब आ जाएगा इसके अंदर। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये बहुत ही ब्रॉडन है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि अंडर आर्टिकल 21 में आ जाता है। राइट टू एजुकेशन हमने बात की, अंडर आर्टिकल 21A है, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर इंसर्ट किया गया है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरेस्ट एंड डिटेशन ऑफ द सर्टेन केसेस, मीन्स जो आपको डिटेन कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, उसमें आपको एक एज अ अक्यूज को क्या क्या प्रोटेक्शन मिलते हैं इन द ट्रायल्स और इन द कस्टडी। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में हम देखते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन द ह्यूमन बीइंग, और जब आप देखेंगे ब्रिटिश रूल के समय में कैसे इंडिया से ह्यूमन्स ट्रैफिकिंग होती थी, साउथ अफ्रीका से ब्लैक लोगों को ले जाते थे अमेरिका में फॉर द कल्टिवेशन वर्क, तो ये सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वहीं से बैन हुए हैं। बेगार बहुत ही इंडिया में प्रैक्टिस हो रही थी, द फोर्स लेबर, जिसमें बच्चों को ही गिरवी रख दिया जाता था, पूरी ज़िंदगी वो फोर्स लेबर में ही बिता देते थे। तो अंडर आर्टिकल 23 में ये हमारा प्रोविजन मेंशन्ड है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24 इसका पार्ट है, ये 23 में आ जाता है। एंड द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन हजार्डस जॉब में 24 में आ जाता है, कि हजार्डस एक्टिविटीज़ में आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। आप माइनर बच्चों को आप अपने फील्ड में कर सकते हैं, बस हजार्डस वर्क नहीं हो सकता। जैसे टी स्टॉल में बच्चा काम कर सकता है, वो कोई हजार्डस नहीं है फॉर द अर्निंग के लिए, अपनी पर्सनल एग्जिस्टेंस के लिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें बात कर ली हमारा, जो कि हमारा कितने से 25 से लेके देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25। प्रोपोगेशन एंड प्रैक्टिस में भी आपका ये आ जाएगा, जैसे कि टर्बन पहनना, कृपान कैरी करना पंजाबियों में। फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की बात, जो कि 26 में आ जाएगा। फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, कोई पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करना तो उनके टैक्सेस को पे करना पड़ेगा, या अंडर आर्टिकल 27 में है। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वर्शिप एंड सम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे कि
लेकिन आपको यहाँ याद रखना है जो कि ये सेम पार्शली गवर्नमेंट फंडेड एंड फुली गवर्नमेंट फंडेड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसमें ऐसा सच वो सेकुलर एंटिटी होती है, उसमें आप कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व नहीं कर सकते रिलीजियस बेसिस पे। ये बस आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि आप प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे मदरसाज हो जाते हैं, मदरसाज क्रिश्चियंस में अपने द चर्च में संडे प्रीचिंग के लिए अपना एक अलग एजुकेशन रखते हैं बच्चों को द बाइबल्स रीड करने के लिए, तो ये अपना एक एजुकेशन एंटिटी अलग हो जाती है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड माइनॉरिटीज़ की, उनके माइनॉरिटी के डिस्टिंक्ट कल्चर्स को प्रिजर्व कर सके, उनको जनरेशन टू जनरेशन बढ़ा सके, तो उनको राइट दिए गए हैं। राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात की गई, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में गारो, खासी, चंतियास हैं, संथाल्स हैं, ये जो भील्स ट्राइब्स हैं, सारे कैसे अपने आप को प्रिजर्व कर सकते हैं, उनके कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटीज़ को भी राइट्स दिए गए हैं कि अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकें। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में बेसिकली जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रॉम आर्टिकल 14 से लेके फ्रॉम आर्टिकल अपने 13 तक, आप ये इसमें से कोई भी अगर स्टेट, प्राइवेट एंटिटी और कोई इंडिविजुअल आपके राइट्स को वायलेट करता है, आप डायरेक्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 के अंदर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो यही है राइट टू मूव कोर्ट, इशू डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट। जो तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की बात की, तो यहाँ पर हम बेसिकली हमने वाई राइट्स आर इम्पॉर्टेंट, हाउ लीगल राइट इज डिफरेंट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, व्हाट इज बिल ऑफ राइट्स, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स, हमने सारे प्रोविजंस देख लिए। हमने फंडामेंटल राइट्स के ईच एंड एवरी आर्टिकल्स को थोड़े ऊपर से देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारा पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे हर अपने फंडामेंटल आर्टिकल्स के पार्ट्स को भी करेंगे, और साथ ही साथ उसके एक्सेप्शंस देखेंगे, रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस देखेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे और कसर से यूपीएससी के क्वेश्चंस बन के आएंगे। इस चैप्टर के लास्ट में मैं सारे यूपीएससी पीवाई की कराऊंगी विद रिलेटेड दिस चैप्टर ओनली। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर मोर क्लासेस। थैंक यू एवरीवन।